नमस्कार दोस्तों। मेंस की आंसर राइटिंग स्किल को लेकर हम बात कर रहे थे और मैंने कई सारे पेपर्स भी आपको अपलोड किए थे और ब्लैंक पेपर तो मैंने आपको दे ही दिया था। इसके अलावा मैंने अपने आंसर राइटिंग्स की कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर की थी और इसके बाद पेपर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैंने डाल दिया था। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेपर 3 का पार्ट 3। पेपर 3 का पार्ट 3 जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास है। इसके लिए लगातार आप लोगों की मांग आ रही थी कि मैं ये कॉपी डालूं। एक्चुअली मैं खोज रहा था कि मेरी चेक की हुई कॉपी मिल जाती तो मैं उसमें आपको शेयर करता ताकि ये पता चले कि किस में कितने मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो कॉपी नहीं मिली। तो मैंने अपनी वो कॉपी मैं आपसे वो कॉपी शेयर कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी लिखी थी, और इससे एक आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने आंसर्स लिखने कैसे हैं। और मेरे एक एस्पिरेंट ब्रजेश कुमार जो लगातार हर वीडियो पे ये मैसेज डालते रहते थे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की कॉपी आप कब डालेंगे, तो उनको भी मैं थैंक बोलूँगा कि वो लगातार मुझे पुश करते रहें कि मैं इस कॉपी को डालूँ। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कि कैसे आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं और कैसे आप अपने आंसर को इन्हांस कर सकते हैं। आप सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 2 नंबर के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आमीन शरभपुरी वंश की स्थापना का उल्लेख करिए। शरभपुरी वंश के बारे में आपने पूछा ही है। और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप पॉइंट वाइज ही लिखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आपको देख सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आप दे सकें तो आप 1.5 नंबर स्कोर कर पाएंगे, और 2 नंबर में 1.5 गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ जैसे मैंने आंसर लिखा है, इसमें देखिए मैंने 6 अलग अलग पॉइंट्स डाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन जगह 1 2 3 4, और उसमें मैंने 6 पॉइंट्स डाल दिए हैं। सबसे पहला, शरभपुरी वंश के संस्थापक राजा शरभराज हैं। दूसरा पॉइंट, वाकाटक नरेश प्रवेशसेन के सामंत शरभराज ने साम्राज्य विभाजन का लाभ उठाया। तीसरा, पिपरदुला ताम्रपत्र। मतलब ये कीवर्ड्स हैं जो आपको डालना है। शरभराज एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाकाटक नरेश प्रवेशसेन के सामंत, उसके बाद पिपरदुला ताम्रपत्र, इसके बाद एरण अभिलेख, ये आपका अगला कीवर्ड हो गया, और इसकी राजधानी शरभपुर ये कीवर्ड हो गया, और प्रवरराज ने राजधानी सिरपुर बनाई, ये एक आपका अगला कीवर्ड हो गया। तो अगर आप शरभपुरी वंश पढ़े हैं और उसके बारे में 6 या 7 कीवर्ड्स आपको पता हैं तो ये 6 या 7 कीवर्ड से आप 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद वो कीवर्ड्स होने चाहिए, और कीवर्ड्स यही हैं, जैसे कि सिरपुर राजधानी किस शरभपुरी शासक ने बनाई, राजधानी कहाँ था, पिपरदुला ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है, एरण अभिलेख में किसके बारे में जानकारी दी हुई है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए प्राचीन छत्तीसगढ़ में सिरपुर का क्या महत्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सिरपुर का क्या महत्व है एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन प्राचीन छत्तीसगढ़ में सिरपुर का क्या महत्व है ये अलग क्वेश्चन है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात इसने कर दी है तो आपको सिर्फ प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में ही बताना है। इसमें भी आप कीवर्ड्स देखिए, ठीक है। सिरपुर, चित्रांगदपुर, इसके बारे में जानकारी। उसके बाद शरभपुरी और पांडुवंशी शासकों ने भी इसको राजधानी बनाया था। सातवाहन काल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघाराम बनाया गया था। सिरपुर में प्राचीन छत्तीसगढ़ में ह्वेनसांग ने यात्रा की थी और नागार्जुन ने बिहार और चैत्र बनवाया। तो इस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं अलग अलग करने के बाद आप एग्जैक्ट इस क्वेश्चन के आंसर में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे आपको 1.5 से 2 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। नहीं तो 1 नंबर जो है मिलता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। 1 नंबर भी अच्छा नंबर है, बट ऐसे ही फ्रिक्वेंट वो नंबर मिलते जाएं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। मुझे याद है मेरा पेपर 3 में ओवरऑल मिला के 115 नंबर के आसपास आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी वासाटा का मुख्य योगदान क्या था। ठीक है, पहला कीवर्ड, मौखरी वंश की राजकुमारी थी और इनकी शादी किससे हुई थी, राजा हर्षगुप्त से। उसके बाद इनका योगदान का है, इनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन को इन्होंने योग्य बनाया। क्यों? क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने शिरपुर में लाल ईंटों से लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, और यह जो मंदिर है उत्तर गुप्त कला का अद्भुत नमूना है। तो ये मैंने 4 पॉइंट डाल दिए। तो इसी तरह से 4 कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं पॉइंट वाइज। 2 नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट डालने से सबसे अच्छा रहता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहती है और वो अपने कीवर्ड्स को बहुत आसानी से आपके इस पॉइंट्स में खोज लेता है। स्कंदवर्मन के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे सीधे फ्लैट क्वेश्चन है स्कंदवर्मन के बारे में, आपको उसके बारे में डालना है। सबसे पहले कीवर्ड, ये कौन से शासक थे, ठीक है। अब इनके पिता को किसी ने हराया था, इनके पिता अर्थपति को वाकाटकों ने हराया था। इन्होंने क्या किया था, पुष्करी को फिर से बसाया था
उसके बाद अगला पॉइंट मैंने चौथा दिया है कि पोड़ागढ़ को दोबारा स्थापित किया, और पांचवा दिया है पोड़ागढ़ अभिलेख में उनकी जानकारी मिलती है। तो ये स्कंद वर्मन की पूरी जानकारी हो गई और पॉइंट वाइज हो गई। तो एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आपको पता होने ही चाहिए, और वैसे भी जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे आराम से बन ही जाते हैं। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम वही हैं जो प्रीलिम्स में आप अटेम्प्ट करते हैं MCQ फॉर्मेट में, और उसके बारे में 3 से 4 चीज़ें तो आपको पता ही रहती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य में नियुक्त डिक्टेटरों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे डिक्टेटर कितने हैं आपको मालूम ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 8 डिक्टेटर थे, उनका नाम इसने स्पष्ट तौर पे पूछ दिया है। उत्तर यहाँ लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, यहाँ पे इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको न लिखना ही ज़्यादा अच्छा है, इससे आपका समय बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सीधे फ्लैट आंसर होता, और फ्लैट आंसर यही होता कि आप सीधे जो उसने 8 के बारे में पूछा है और 8 के बारे में आप उसको जानकारी दे दीजिए, जैसे कि रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, शंकरराव गनौदवाले, राधाबाई, माधव, रामनारायण हर्षुल, ब्रह्मदेव दुबे और लक्ष्मी तिवारी। ये 8 जो डिक्टेटर हैं इनके नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, और प्रीलिम्स में भी ये पूछ देता है कि पहले डिक्टेटर कौन थे, चौथे कौन थे, पहली महिला डिक्टेटर कौन थी, अंतिम डिक्टेटर कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा आक्रमण कब और किसके काल में हुआ। यहाँ पे भी सीधे आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1741 में। किसने किया था, भास्कर पंत ने किया था। किसके ऊपर हुआ था, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के काल में हुआ था, और रघुनाथ सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। 7वां क्वेश्चन, आनंदीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट से आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपने आंसर लिखने कैसे हैं, किस तरह से आपको उसका उत्तर देना है, और एक्चुअल में जो कीवर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ वो कीवर्ड्स क्या है, और इसी कीवर्ड्स को देखकर ही एग्जामिनर आपको नंबर देता है। आप चाहे कैसा भी लिखे हों, आपके कीवर्ड जितने ज़्यादा होंगे आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। आनंदीबाई के बारे में पूछा है, स्पष्ट मैंने सीधे इसमें 4 पॉइंट्स डाल के उसको लिख दिया है। मराठा शासक भीमबाजी भोसले की पत्नी, ठीक है, राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था, अप्रत्यक्ष तौर पर शासन कर रही थी, और सूबेदार महिपत राव से इनका सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। तो ये आनंदीबाई के विषय में 4 पॉइंट्स हो गए, जिससे मैंने आनंदीबाई के बारे में सारी डिटेल बता दी। तो इसी तरह से आप अपने पॉइंट्स को जो है इस तरह से आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखेंगे तो वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट वाइज लिखने से एक तो समय की भी बचत होती है, दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे पाते हैं। आपको मालूम है कि थर्ड जो पोर्शन है उसमें 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, और 8 क्वेश्चन के बाद फिर 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन 2 नंबर का, डायनामाइट केस के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो डायनामाइट केस के बारे में आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते ही रहे हैं। बिलख नारायण अग्रवाल पहला कीवर्ड, ठीक है, क्यों किया था, कैदियों को छुड़ाने के लिए, दूसरा कीवर्ड हो गया। ये योजना कैसी थी, ये योजना असफल थी, और इसमें कौन कौन लोग थे, तो यहाँ पे मैंने उनका नाम डाल दिया है। और इस तरह से ये 4 पॉइंट में मेरा ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं अब 4 नंबर के क्वेश्चन में। ब्रिटिश नियंत्रण काल में कैप्टन एगिन्यू के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ गया था, इसीलिए टेस्ट सीरीज देने का बहुत फ़ायदा होता है कि कई सारे क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाते हैं और आपको उन्हें अटेम्प्ट करने में आसानी रहती है। अब देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में लाइन्स बढ़ गए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन 1 2 3 4, और 4 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप जो है ये एग्जैक्टली मेंस की ही कॉपी है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 4 लाइन में लिखने हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको 7 लाइन में लिखने हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं। कैप्टन एगिन्यू के बारे में मैंने यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन में 9 पॉइंट्स डाले हैं, और आप जब कैप्टन एगिन्यू के डिटेल्स को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे उसने प्रशासनिक सुधार किए थे, बहुत सारे आंदोलन उनके काल में हुए थे, बहुत सारे विद्रोह उनके काल में हुए थे। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन आपको करना है कि कैसे उन्होंने सब कुछ किया है। तो सबसे पहले देखिए 27 परगनों को उन्होंने क्या किया था, 8 परगनों में कर दिया था। 9वां परगना कौन बनाया था, बालोद होना था। फिर 1818 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, राजधानी रायपुर स्थानांतरित कर दी थी। हालांकि ये पॉइंट आप सबसे पहले डाल सकते हैं, एग्जाम में लिखते वक्त थोड़ा सा दिमाग इधर उधर रहता है, तो ये लिख सकते हैं। फिर धमता में इन्होंने क्या किया, गोंड विद्रोह को समाप्त किया, रामसाय के विद्रोह को समाप्त किया, परलकोट विद्रोह में कैप्टन पेबे से दमन कराया, कैप्टन पेबे का दमन कराया था इन्होंने।
गेंद सिंह को फांसी दिलवाई थी, नवागढ़ के जमींदार महारसिया के विद्रोह को शांत किया था और सावंत भारती को आजीवन कारावास की सजा दी थी। मेरे पास उस वक्त इतना इनपुट था जो मैंने पढ़ा था, आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट होगा तो आप एक्स्ट्रा इनपुट इसमें डालिएगा। तो इस तरह से आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था जो मैंने अटेम्प्ट किया था। तालुकदारी व्यवस्था। तालुकदारी व्यवस्था, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि आपको लिखना क्या है और लिखना कैसे है। तो तालुकदारी व्यवस्था क्या थी, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मराठा काल में स्थापित तालुकदारियों का उल्लेख करिए। तो सबसे पहले आपको बताना तालुकदारी व्यवस्था क्या थी। तालुकदारी व्यवस्था भूमि पर अधिकार तथा उससे होने वाली आय से संबंधित व्यवस्था थी। ठीक है, भूमि का जो मुखिया था वो तालुकदार कहलाता था और इस व्यवस्था में भूमि एक चिन्हित समय के लिए प्रदान की जाती थी, एक निश्चित समय के लिए प्रदान की जाती थी और उसके बाद वापस ले ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है तालुकदारियों का उल्लेख करिए। सिरपुर और लवन मराठा काल में 2 तालुकदारी थे। ब्रिटिश काल में बाद में ताहूतदारी बन गई और इसके समय लोरमी तरंगा और इलियट के समय सिहावा संजारी खल्लारी की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। 4 नंबर में अगर आपको 2.5 या उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश का वर्णन कीजिए। फड़ी नागवंश आप जानते हैं कहाँ से संबंधित है, कवर्धा से। वहाँ पे पहले क्या था, चौराग्राम था। मड़वा महल अभिलेख है वहाँ पे। इसके अलावा इसके संस्थापक अहिराज, कौन कौन से इसके शासक रहे हैं इसका डिटेल है यहाँ पे। गोपाल देव ने क्या बनवाया था, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। रामचंद्र देव ने मड़वा महल शेरकी महल का निर्माण करवाया। कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय ने अंतिम शासक मोनीम देव को परास्त कर वंश का खात्मा किया। तो ये है फड़ी नागवंश का पूरा वर्णन। यहाँ उत्पत्ति से लेकर समापन तक मैंने टोटल जो है 5 से 6 पॉइंट में जानकारी दे दी है और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, सोनाखान विद्रोह पर टिप्पणी करिए। सोनाखान विद्रोह आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक काम आप ये भी कर सकते थे कि छोटा सा एक डायग्राम बना के आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते थे कि कैसे जो है सोनाखान कहाँ पर है। हालांकि अगर आपके पास जानकारी ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल ज़्यादा थे, 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज ड्रॉ नहीं करी। लेकिन आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह पर टिप्पणी करिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का डायग्राम बनाया है और एक यहाँ पे डॉट बना के मैंने रुद्री नॉमिनेट कर दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई डायग्राम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसे आप हमेशा राइट साइड में ही बनाएंगे, लेफ्ट साइड में नहीं बनाएंगे। हमेशा राइट साइड में बनाएंगे। एक लाइन खींच के उसको आप अलग कर दीजिएगा और यहाँ पे आप उसको लिखिएगा ज़रूर कि आपने ये चित्र किस बारे में बनाया है। इसको आपको फुलफिल करना है। अब उसके बाद देखिए, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया एक छोटे से डायग्राम के साथ कि कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसका स्वरूप कैसा था, उसके बाद किसकी मौत हुई थी, रुद्री नवागांव के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको डिटेल कर दिया है। आप अपने आंसर को और इन्हांस कर सकते थे। ये क्वेश्चन जब मैं लिखा था तो मेरे पास इतनी ही जानकारी थी। और टेस्ट सीरीज़ में आप जानते ही हैं कि एकदम एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम की तरह का ही माहौल रहता है। वैसा ही माहौल मैंने क्रिएट किया था अपने लिए ताकि मुझे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और यकीन मानिए, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज़ ही दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब 8 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 4 लाइन थी। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 6 से 7 लाइन रहती हैं। अब हम देखते हैं 8 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 12 से 13 लाइन रहेंगी आपके पास 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए और इसी में ही आपको अपना आंसर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कलचुरी स्थापत्य कला का वर्णन। यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स डाले हैं, 9 पॉइंट्स डाले हैं। 9 पॉइंट्स में मैंने अपने 8 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। एक बार फिर से, कलचुरी कालीन स्थापत्य कला का इसने क्वेश्चन पूछा है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तुम्बाड़। उसके बाद फिर मैंने महामाया मंदिर, उसके बाद बंकेश्वर मंदिर, रतनपुर तालाब, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, मतलब जितने भी स्थापत्य थे सबका मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। चाहे वो लाफागढ़ का किला हो, चाहे एकवीरा का मंदिर हो। और ये सारी चीज़ें जब मेंस के लिए डिटेल पढ़ रहे थे, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो ये चीज़ें याद होती चली गई थी, जिसकी वजह से इस तरह के बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसे कंप्लीट करना आसान हो गया था।
एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो ये कि लाखा बाटा व्यवस्था क्या थी तथा इसके क्या लाभ थे। ये जो छत्तीसगढ़ की ग्रंथ अकेडमी की किताब है डॉक्टर राम कुमार बिहार की, उसी में दिया हुआ है, बाकी पहले ये कहीं नहीं दिया था। जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया उसके बाद प्राइवेट किताबों ने इसको अपने किताबों में जगह दी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आधारभूत किताबें पढ़िए ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो लाखा बाटा व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे भी लगभग उतने ही लाइंस रहते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में, और मैंने उसी में अपना आंसर दिया था। यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स डाले हैं, यहाँ पे मैंने डाले हैं 7 और 1 8 पॉइंट्स। ठीक है, लाखा बाठा प्रथा भूमि व्यवस्था से संबंधित प्रथा थी। लाखा बाठा में एक निश्चित अंतराल के बाद भूमि का आवंटन दूसरे किसान को कर दिया जाता था। किसी एक निश्चित जमीन पर किसी का कब्जा नहीं था। चक्रानुक्रम मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूएशन में भूमि आवंटन से किसान के पास उपजाऊ तथा बंजर दोनों भूमि बारी बारी से मिलती थी। तो लाखा बाटा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी एक किसान के पास एक परमानेंट ज़मीन नहीं रहती थी। हर एक सीज़न के बाद वो जो ज़मीन है वो बार बार डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। एक तरह से लॉटरी सिस्टम मान के चलिए आप, ताकि एक ही किसान को उपजाऊ ना मिले या एक ही किसान को बंजर ना मिले, हर किसान को बंजर भी और उपजाऊ दोनों मिलने के चांसेस रहे। वही थी लाखा बाटा व्यवस्था जिससे की वजह से प्रदेश में काफ़ी खुशहाली थी। यहाँ लास्ट में देखिए मैंने 8 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूज़न भी डाला है, और 8 नंबर के क्वेश्चन में आप कंक्लूज़न जरूर डालिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है लाखा बाठा प्रथा छत्तीसगढ़ की उन अनोखी प्रथाओं में से एक थी जिसने कालांतर में बाहरी शासकों का ध्यान आकृष्ट किया। तो कुछ भी आप 1-2 लाइन छोड़ के कंक्लूज़न जरूर लिखें, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन बड़ा होता है। यहाँ पे आप अपनी बातें भी लिखते हैं, इसलिए कंक्लूज़न डालने से आपका जो आंसर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सूबा शासन का मूल्यांकन कीजिए। सूबा शासन का मूल्यांकन, सूबा शासन के बारे में आपने पढ़ा ही है, प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पे किसके शासन में प्रारंभ हुआ, वेंको जी के शासन में प्रारंभ हुआ। प्रथम सूबेदार कौन थे, अंतिम सूबेदार कौन थे, और उसके बाद में जब हमको मूल्यांकन करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सूबा शासन को हम निम्न तरह से देख सकते हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पूरे क्वेश्चन का, और इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने उसको पॉइंट वाइज दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट में दिया है। और लास्ट में फिर मैंने कंक्लूज़न भी दिया है कि छत्तीसगढ़ के लोग सूबा शासन से संतुष्ट नहीं थे। यही वजह थी कि सखाराम हरि नाम के सूबेदार की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से मैंने कंक्लूज़न दे दिया, क्योंकि उसने मूल्यांकन करने को पूछा है। तो मूल्यांकन में आप बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं के साथ साथ किताबों में क्या लिखा हुआ है, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो लोगों ने यही कहा था उस वक्त कि वो सूबा शासन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का कंक्लूज़न भी दिया है। तो फिर से वही कहूँगा, 8 नंबर में कंक्लूज़न जरूर दे दीजिए। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं कि जो थर्ड पोर्शन है उसमें आपका 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं और जो 15 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, और इसमें और करके आता है, या तो आप एक कर लीजिए या तो आप दूसरा, दोनों में से किसी एक का आपको यहाँ पे आंसर लिखना रहता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह के कारणों का उल्लेख करिए, और दूसरा ये छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन की चर्चा कीजिए। दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से मेंस में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा रहता है, और तकरीबन एक फुल पेज में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था तकरीबन 12 से 13 लाइन था, और 15 नंबर के क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 18 लाइंस आपको मिलेंगी 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो आपको 18 लाइन के भीतर ही अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में दे दिया मैंने, बस्तर क्षेत्र में 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह अपने स्वरूप तथा गुंडाधर की वीरता के लिए जाना जाता है। बस्तर के इस विद्रोह के पीछे निम्न कारण थे। अब आपको यहाँ पे कारण बताना है। तो कारण में हम आते हैं, कारण क्या क्या थे, ये कारण एग्जैक्टली लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारण में अगर कुछ सही नहीं लिखा हमने तो फिर उसके लिए हमारे नंबर कट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने पॉइंट वाइज कारणस को डाले हैं। सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण, दूसरा रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा, तीसरा रुद्र प्रताप देव से नाराजगी लोगों की, चौथा दीवान बैजनाथ पंडा के प्रति असंतोष, पांचवा आदिवासियों की नाराजगी, छठवां नए स्कूलों का खुलना,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह में एक कंक्लूजन भी लिखा है। इन सभी कारणों से भूमकाल का विद्रोह एक बड़े स्वरूप में सामने आया जिसका नेतृत्व गुंडाधर ने किया। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया और यहाँ पे मैंने ओवरऑल पूरा कारण बता दिए जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये जो कारण है जो मैंने इस तरह से फॉर्मेट में लिखा है, ये छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में एज इट इज़ लिखा हुआ है, वहीं से मैंने इसको पढ़ा था और वहीं से इसका जो क्वेश्चन आया फिर मैंने इसका आंसर दिया था। तो इस तरह से जब अपना आंसर देते हैं और बेस बुक से देते हैं तो एग्जामिनर में भी आपकी कॉपी को देखकर एक अच्छी छवि बनती है और जब आप कीवर्ड्स जब वो देखता है कि आपके कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं तो वो आपको नंबर भी ज़्यादा देता है। सीधे सीधे हेडिंग में ही कीवर्ड छूटे हैं क्योंकि राजनीतिक कारण भी था, रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा भी थी इस आंदोलन के कारण में, रुद्र प्रताप देव से नाराजगी थी लोगों की क्योंकि वो बात नहीं सुनते थे, दीवान बैजनाथ पंडा लोगों के ऊपर अत्याचार करता था इसलिए असंतोष था, आदिवासियों में नाराजगी थी क्योंकि जंगल से लगातार लकड़ियाँ काटी जा रही थी, नए स्कूलों को खोले जा रहे थे जिससे आदिवासियों को ये लग रहा था कि उनके बच्चे काम करने चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती वो स्कूलों में भेजे जा रहे हैं जिससे उनका घर परिवार नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा छत्तीसगढ़ का ये पार्ट, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो कि पेपर 3 का पार्ट 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये पेपर ये पार्ट जो है ये 75 नंबर का होता है, आप इसमें इजीली 55 से 60 नंबर के आसपास इसका स्कोर कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन है चूँकि आप छत्तीसगढ़ के लोकल हैं, आप बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, प्रीलिम्स में वेटेज बहुत ज़्यादा है इसलिए आपका छत्तीसगढ़ में ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक मॉडल था कि आप कैसे अपने आंसर को लिखेंगे, कैसे आप अपने आंसर में कीवर्ड्स को डालेंगे, कैसे आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, आप अगर फ्लोचार्ट या डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किधर बनाएंगे, ये एक रफ आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की है। ये मेरी टेस्ट सीरीज़ की कॉपी है और सेम यही पैटर्न मैंने अपनी मेंस में भी लिखा था, इसमें कहीं कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए थे। तो आप यही मान के चलिए कि ये मेरी मेंस की कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है जो मैंने एग्ज़ाम में लिखा था। इससे अगर आपको कुछ आइडिया लग सकता है तो आप इस आइडिया को एक्सेप्ट करिए, उसमें अपने कुछ जो आपके इन्फ्लुएंस हैं उसको इंक्लूड करिए और अपना एक खुद का नया पैटर्न बनाइए ताकि आपका आंसर और बेहतर हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें ताकि आप सिलेक्शन लिस्ट में टॉप आ जाएं। तो आज इस पेपर में इतना ही, कोशिश करूंगा आगे के और पेपर के इसी तरह से वीडियोस बनाने की। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि लगभग 2500 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो लगातार मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। मैं उनको गाइड करता हूँ, उनके सवालों के जवाब देता हूँ और उनके सजेशंस को भी देखता हूँ कि क्या कुछ और बेटर हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बने रहिए मेरे साथ, लगातार ऐसे ही वीडियोस और भी लेके आपको आता रहूँगा मैं। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।